guys, welcome back to my channel. So today we will go with chapter 1, lecture 5. So let's start challenges of nation building. So first we will do the recap of all that we have studied earlier. Then we will just go forward. Okay, now today is the just we will do the recap. So first up, just you have to fold your hands and sit. I will. Uh, you want to imagine all the things, so it will very clear. Sit very in clear way in your mind. So now let's start. ओके सो पहले हमारी जो कंट्री थी उसको हम बोलते थे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। तो पहले जो हमने इंडिया थी उसको हम बोलते थे सोने की चिड़िया। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो वो सोने की चिड़िया कहीं उड़ गई। तो फिर मतलब ब्रिटिशर्स इससे आए थे कि भाई लूट पाट करके डिवाइड एंड रूल करके वो लोग चले जाएंगे। तो वैसे ही वो लोग चले गए 15 अगस्त 1947। तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपने जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक स्पीच दी थी जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताई, कमेंट सेक्शन में लिख कर प्लीज। ठीक है, आप नहीं बता रहे तो मैं बता देती हूँ। द फेमस स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सी स्पीच है। अगर नहीं पता तो लिखो नो, आई डोंट नो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच। वो आपको याद रखनी है क्योंकि वो एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है। बहुत फेमस स्पीच है उनकी। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे मीटिंग रखी थी, उसमें वो स्पीच दी थी ये वाली। बहुत फेमस स्पीच है। प्लीज कमेंट में लिखना कि फेमस कौन सी स्पीच है, नेम ऑफ द स्पीच। ठीक है, फिर उसके बाद दो गोल्स रखे गए जिसमें ज़्यादातर लोग ने एग्री किया। पहला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस we shall run our country through democratic government. Second, the government should be for good for all, and especially for the poor and disadvantaged group. Okay, so these were two things, and sorry. Then we have studied now that this year, the 1947 year, was the year of unprecedented violence and trauma of displacement. Okay, now हमको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली बाय द पार्टीशन। हमारे देश का पार्टीशन हुआ तब हमें जाकर फ्रीडम मिली। ठीक है, हमारे देश का फ्रीडम हुआ तब हमें आज़ादी मिली। तो ना कि एक देश को आज़ादी मिली, दो देश को आज़ादी मिली, जैसे वो है इंडिया और पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, दो देश थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो अब फिर हमने देखा थ्री चैलेंजेस क्या फेस किए इंडिया के लीडर्स ने। उन्होंने होप नहीं छोड़ी कि भाई मतलब उन्होंने चैलेंजेस फेस किए गए। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आपके जीवन में भी चैलेंजेस होंगे, मेरे जीवन में भी चैलेंजेस होंगे, हम सबके जीवन में चैलेंजेस है, सब फेस कर रहे हैं। इन्होंने भी ड्यूरिंग नेशन बिल्डिंग इन्होंने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, कुछ नहीं मतलब बहुत चैलेंजेस फेस किए। आप भी फेस कर रहे होगे, मैं भी फेस कर रही हूँ, मतलब बहुत चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चैलेंजेस फेस करना मतलब भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। तो वैसे ये था कि ठीक है, तो फिर अब हुआ क्या, चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। थ्री चैलेंजेस जो इन्होंने फेस किए। पहला कि
the first or immediate challenge. So the first and the immediate challenge was to shape the first and the immediate challenge was to shape the nation that was united yet accommodative with diversity in our society. क्योंकि हमारी देश में सोसाइटी में डाइवर्सिटी थी, ये हम मानते हैं, बहुत डाइवर्सिटी थी हमारी सोसाइटी, अभी भी है, ठीक है, पर हम यूनाइटेड हैं, हम मिले हुए थे, वो तब यूनाइटेड नहीं थे, तब ब्रिटिशर्स हमारा डिवीजन ऑफ हार्ट्स करके गए थे, ये हमने पढ़ा था। तो मैं बताती हूँ, पहला चैलेंज क्लियर कि द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू shape the nation that was united yet accommodative with the diversity and in our society. The second challenge was to establish democracy. The third challenge was to what was the third challenge? Third challenge was to um, the third challenge was to ensure the development and well-being of the society. Ensure the well-being and development of the entire society, not for only some sections. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये चैलेंजेस फेस किए हमने, फिर हमें 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस मिली इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फिर हमने देखा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ऑन 14 से 15 अगस्त टू नेशन अलग हुए थे, मैंने जैसे बताया, इंडिया और पाकिस्तान, डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी दी थी वो मुस्लिम लीग ने दी थी। मुस्लिम और कांग्रेस बिल्कुल इसके अपोज थी कि भाई नहीं, टू नेशन थ्योरी नहीं होगी, इंडिया डिवाइड नहीं होगा, ब्रिटिश जो इंडिया है वो डिवाइड नहीं होगा दो स्टेट्स, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया का बंटवारा, डिवीजन ऑफ हार्ट्स हो, जो अभी लोग यूनाइटेड है वो अभी टूट जाए, तो वो लोग नहीं चाहते थे। कांग्रेस बिल्कुल इसके अपोज में था, पर और ऐसा था कि कुछ लोग चाहते थे पाकिस्तान, कुछ लोग नहीं चाहते थे। जैसे हमने पढ़ा था, अब खान अब्दुल खान गफर नॉर्थर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का लीडर, जो नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो, पाकिस्तान बने, वो चाहते थे कि हम इंडिया बने, पर उनकी आवाज़ दबा दी गई। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में कि हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में ये पढ़ा था कि भाई अब लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान बने, अब जो चाह रहे थे वो मेजॉरिटी में होंगे, तो जो नहीं चाह रहे थे उनकी आवाज़ दबा दी गई, जैसे खान अब्दुल खान गफर, उनकी आवाज़ दबा दी गई। अब जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो अब उन्होंने बोला जो जहाँ पे भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पे पाकिस्तान बन जाए। तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में दो, मतलब माइनॉरिटी में दोनों साइड्स थे, ईस्ट में भी थे, वेस्ट में भी थे। तो देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द ब्रिटिश इंडिया। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, there was no single belt where the majority of Muslims in British India. There were two areas where the concentration of Muslims were there, that was East and West. So East and West Pakistan बन गया, और वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया आया। अब वो कहीं से कहीं तक भी जोड़ नहीं सकता, जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को प्रेजेंट में हम बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, अब सॉरी, ये फर्स्ट था। अब सेकेंड में क्या था, नॉट ऑल मुस्लिम्स वांटेड पाकिस्तान, जैसे अब्दुल खान अब्दुल गफर खान,
the undisputed leader of the Northwestern Frontier Provinces (LWFP) and known as Frontier Guardian। ठीक है, उनकी उसकी आवाज दबा दी गई पर भी पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तीसरा क्या था? थर्ड प्रॉब्लम was that two of Muslims majority provinces of British India, Bengal, Punjab, कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान में आ गया, कुछ पार्ट बंगाल का पाकिस्तान में आ गया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, तो पंजाब उससे ही ईस्ट पाकिस्तान से ही चिपका हुआ था। देखो ईस्ट पाकिस्तान का भी हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाल से थोड़ा चिपका हुआ था, तो बंगाल का थोड़ा सा पार्ट ईस्ट पाकिस्तान में आ गया और पंजाब का थोड़ा सा पार्ट वेस्ट पाकिस्तान में आ गया। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी मुस्लिम्स है और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर बंगाली मुस्लिम्स है। ठीक है, जी इतना क्लियर हुआ? ठीक है, थर्ड क्या था? द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट two of the Muslim majority provinces the third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where non-Muslims were in majority। मतलब non-Muslim जो हिंदू है वो मेजोरिटी में थे इवेंचुअली। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ। अब आधा पार्ट बंगाल का ईस्ट पाकिस्तान में चला गया और आधा पार्ट पंजाब का वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, और फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई जो दो प्रोविंसेस जो बंगाल और पंजाब है, जो दो प्रोविंसेस है वुड बी बाइफरकेटेड, अलग अलग हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी मेजोरिटी रिलीजियस, मतलब रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। समझ में आया था? कुछ भी नहीं समझ में आया? मतलब इतना सा भी पॉइंट आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूँ। फिर हमने उसके बाद फोर्थ भी देखा हमने कि फोर्थ क्या था कि मेजॉरिटी मतलब प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, मतलब कुछ इंडिया में मुस्लिम्स रह गए थे और कुछ पाकिस्तान में हिंदूज रह गए थे। तो ये था प्रॉब्लम कि माइनॉरिटीज मतलब दोनों जगह मतलब पाकिस्तान में कुछ हिंदूज रह गए थे और इंडिया में कुछ मुस्लिम्स रह गए थे। तो आप अभी भी देख सकते हो कि मुस्लिम्स है इंडिया में। ठीक है, तो अब हमने उनको कुछ नहीं किया, पर पाकिस्तान ने हिंदूज को क्या किया? हिंदूज को मारा, मतलब मार डाला, ऐसा कर दो। हमने उनके पास प्रॉपर्टी थी, हमने उनको वही रखा कि भाई तुम रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो। हमने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए किसके लिए? जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। अब जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे उन्होंने भी रेफ्यूजी कैंप्स बनाए हुए उनके लिए। अब जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहे, टेम्पररी कैंप्स होता है कि अभी रहो फिर देखते हैं कि आपका क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सब वो छोड़ के आ रहे हैं। और जब वो शिफ्ट हो रहे थे, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन है, जब वो शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो जब वो शिफ्ट हो रहे थे तो जो वुमेन है, लड़कियाँ, उनका रेप हो रहा था। उनको या तो जो एब्डक्टर है, जो उसको किडनैप कर रहा है, या तो वो उसका रिलीजन में आ जाए, मतलब उसकी रिलीजन अडॉप्ट कर ले एब्डक्टर का, या ऐसा होता था कि या तो रिलीजन अडॉप्ट मतलब रिलीजन चेंज कराते थे, फोर्सफुली रेप करते थे, मतलब हाँ ऐसी चीज़ें करते थे, किडनैप कर लेते थे। तो इसलिए क्या किया मैन ने, उनकी फैमिली ऑनर के लिए अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने बहू या जो भी बोल लो,
उनको अपने हाथों से ही मार दिया। इससे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है? अपने हाथों से ही मार दिया कि भाई इसकी कोई रेप ना कर ले, इसको कोई किडनैप ना कर ले, अपने हाथों से ही मार दिया। इतनी बुरी सिचुएशन। सो दीज वर दी हाँ, और बच्चे जो चिल्ड्रन जो थे वो अलग हो गए अपने फैमिली से, अपनी फैमिली मेंबर्स से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि अगर देखो, मेल ने अपने मतलब उसको मार दिया। पापा तो देखो, चिल्ड्रंस जो थे वो सेपरेट हो गए थे अपने माँ बाप से, ठीक है। तो चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड जो राइटर्स थे उस समय के, पोएट्स राइटर्स जो थे, उन्होंने इस बात को डिवीजन ऑफ हार्ट्स बनाया, क्योंकि पहले हमारा हार्ट जो था वो यूनाइटेड था, हम सब एक थे। अब जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारा डिवीजन ऑफ हार्ट्स कर दिया, पार्टीशन कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया, बंगाल और पंजाब का भी। और सिर्फ किस लिए? रिलीजन के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम और हम हिंदू है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला? डिवीजन ऑफ हार्ट्स। डिवीजन ऑफ हार्ट्स कर दिए। पूरे एम्प्लॉयज जो रेलवे आती थी पाकिस्तान में, रेलवे लाइन जो पाकिस्तान में आती थी वो पाकिस्तान की हो गई, पाकिस्तानीज की हो गई, और जो इंडिया की है तो वो इंडिया की ही है, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो भी जो पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो इंडिया के थे वो इंडिया में, ठीक है। ये भी हो गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में क्या देखा हमने कि जो ब्रिटिश इंडिया थी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे हमने मैप देखा था कल कि ब्रिटिश, शायद मैप नहीं है इसमें, होगा मैप नहीं डाला, ठीक है। तो हमने कल मैप देखा था, तो वो जो येलो येलो पोर्शन था, जैसे आप अभी आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, हाँ, पेज नंबर 15 में इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, जो येलो येलो पोर्शन है उसका, जो येलो येलो पोर्शन है वो पूरा डायरेक्ट रूल है, पूरा डायरेक्ट रूल है ब्रिटिशर्स का। और जो ब्लू ब्लू एरिया है वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब राजा के पास पूरी पावर है, वही उसको संभाल रही है। बस जो राजा है वो मंथली या ईयरली ब्रिटिशर्स को पैसे देते रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये थी कि जब ये ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनका क्या होगा? तो ब्रिटिशर जब छोड़ के जाने वाले थे, तो ये भी यहाँ पे भी जो कंट्रोल था उनका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल था, वो भी लैप्स हो जाता। तो हम तो जो भी येलो स्टेट्स है जैसे बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब तो लीगली इंडिपेंडेंट बन गए। पर ये जो ब्लू स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, राजपुताना और ये सब जो है, हैदराबाद, भोपाल, ये सब जो है ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो इनको ब्रिटिशर्स जाते जाते 3 ऑप्शन देते गए, या तो तुम पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या तो तुम इंडिया में मर्ज हो जाओ, या तुम लीगली इंडिपेंडेंट बन जाओ, एक लीगली इंडिपेंडेंट बन जाओ, अकेले एक कंट्री बना दो। तो इन लोगों ने क्या चूज किया? इन सब प्रिंसली स्टेट्स ने, नवाब भोपाल, सब ने इंडिपेंडेंट होने का डिसीजन लिया, सब ने, सारे प्रिंसली स्टेट्स ने। अब अगर ये प्रिंसली स्टेट्स जुड़ते नहीं तो अपना जो अभी मैप होता है इंडिया का वो पूरा बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको जुड़वाया। ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है पर करने में इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें आगे यही पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे किया, कब किया, और हाँ, और ये जो डिसीजन था ना कि भाई तुमको पाकिस्तान में जुड़ना है, इंडिया में जुड़ना है, या तुम्हें लीगली इंडिपेंडेंट होना है, ये
नहीं छोड़ा गया था, ये रूलर्स पे, राजा पे छोड़ा गया था कि भाई तुम बताओ तुम्हें लीगली इंडिपेंडेंट बनना है, पाकिस्तान में जुड़ना है या इंडिया में जुड़ना है। तो सबने क्या बोला कि हमें लीगली इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम। फिर हमने थोड़े ये भी पढ़ा था कल कि भाई थोड़ा सा हमने ये भी पढ़ा था, गवर्नमेंट्स अप्रोच पढ़ी थी कि जो सरदार, जैसे मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मतलब उन्होंने बहुत हिस्टोरिक रोल प्ले किया प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने में इंडिया के साथ। नहीं तो इंडिया बिखर जाता और स्मॉल स्मॉल कंट्रीज में हो जाता, और आज इंडिया का मैप बिखरा हुआ होता। जो अभी यूनाइटेड वाला मैप है ना, तो वो बिखरा हुआ वाला मैप होता, ठीक है। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने सबको मर्ज किया। अब आज हम पढ़ेंगे कि अब देखो हमने कल पढ़ा था कि 26 ओडिशा में अगर आप देखें तो 26 स्मॉल स्टेट्स थे, उन जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे उन सबको उन्होंने मर्ज किया, सबको लेके आए इंडिया में मर्ज करने के लिए। और जो क्या बोलते हैं ओडिशा, जो रीजन ऑफ गुजरात था उसमें 14 बिग स्टेट्स और 119 स्मॉल स्टेट, मतलब 14 बिग स्टेट्स और 119 स्मॉल स्टेट्स अंडर प्रिंसली रूल थे, उसको भी इंडिया में मर्ज करना है। फिर वो कितनी स्टेट्स, 14 बिग स्टेट्स और 119 स्मॉल स्टेट्स को खींच के लेके आया वो इंडिया में मर्ज होने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे आज की, देखो आज हम चलो स्टार्ट करता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर 1 लेक्चर 5। सो लेट्स स्टार्ट, रिकैप हो गया। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, नोट्स लिख देना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, ये मत भूलना कि जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच कौन सी है वो मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखी हुई चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। So let's start our today's class, Challenges of Nation Building, Chapter 1, Lecture 5. Now let's start. Okay, government's approach. The government's approach was guided by three considerations. तीन considerations से government approach guided थी। पहली, firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become the part of the Indian Union. जो लोग थे ना प्रिंसली स्टेट्स के, वो चाहते थे कि हम लोग इंडिया में जुड़े, पर जो राजा था वो नहीं चाहता, क्योंकि ब्रिटिशर्स जाते जाते राजा पे वो छोड़ते गए डिसीजन कि तुम जो बोलोगे वही माना जाएगा। तो इसलिए उस राजा ने डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंट अगर पीपल पे छोड़ के जाते तो सारे लोग इंडिया में मर्ज हो जाते, पर किस पे छोड़ के गए? राजा पे, ठीक है। उनका माइंडसेट देख रहे हो कि भाई पीपल तो यूनाइटेड थे ऑलरेडी, राजा जो अपनी पावर नहीं देना चाहता उस पे छोड़ के गए थे, ठीक है। तो फर्स्टली द पीपल ऑफ most of the princely states clearly wanted to become the part of the Indian Union. They clearly wanted to become the part of the Indian Union, ठीक है। Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. गवर्नमेंट प्रिपेयर थी कि भाई अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में जुड़ना चाहेगा तो हाँ, हम जुड़ने का मौका जरूर देंगे, ठीक है, हम जुड़ने का मौका जरूर देंगे, ठीक है। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region. वो क्या चाहते थे? जो आइडिया है was to accommodate plurality and adopt flexible approach in अडॉप्ट करनी थी फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब अच्छी अप्रोच की जो जैसे ही हमारी बात सुने वैसे ही वो खींच मतलब अपने आप खींचे आए हमारी इंडिया को ज्वाइन करने, ठीक है। तो ऐसी डिमांड रखनी थी आप। तो सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स
The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of this region. को जो भी डिमांड्स होगी हम अच्छे से फ्लेक्सिबल से इसको डील करेंगे तो थोड़ा Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into the focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. Thirdly, क्या था जो backdrop था partition का जो जो फोकस में लाया था डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी को मार्क करना मैप बनाना the integration and consolidation of the territorial boundaries of the वो सुप्रीम इम्पोर्टेंट क्योंकि भाई आपको बाउंड्रीज खींचनी पड़ेगी ना कि कहाँ तक इंडिया है वो सुप्रीम इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट था फिर अब पाकिस्तान कहाँ है इंडिया कहाँ है और ये सब कहाँ है आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी पूरा मैप बनाना पड़ेगा तो वो ठीक है जितना समझ में आया आगे बढ़े कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ बस आप लिखो तो इतनी सी मेहनत तो करो Before 15th August 1947, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. मतलब 15 अगस्त 1947 जब पीसफुल नेगोशिएशन हुआ मतलब ज़्यादातर सारी जो स्टेट्स थे ना वो इंडिया में जुड़ गए मतलब कुछ तो जवाहरलाल नेहरू कुछ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला होगा कि भाई आ जाओ तो उनका पता क्या था राजा को मेनली पैसे चाहिए थे तो उन्होंने बोला पैसे हम दे देंगे बस आप आ जाओ ठीक है भाई आ गए तो ज़्यादातर न्यू स्टेट्स जो स्टेट्स थे वो आ गए तो इससे न्यू बाउंड्रीज और अच्छी खींचने लगी जैसे आप देख रहे ना ऐसे तो वो न्यू बाउंड्रीज अच्छे से और खींचने लगी अब द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइन द डॉक्यूमेंट अगर भाई उनकी मर्जी से रूल वो जो ब्रिटिशर्स थे वो किस पे छोड़ के गए थे कि रूलर्स पे कि भाई तुम बोलोगे तभी ये इंडिया में जुड़ेगा तुम बोलोगे तभी ये पाकिस्तान में जुड़ेगा तुम बोलोगे तभी ये इंडिपेंडेंट अकेला इंडिपेंडेंट स्टेट बने तुम जो बोलोगे वही माना जाए तो इसलिए उनसे उन्होंने हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवाया कि तुम ये साइन करो तो ब्रिटिशर्स को दिखाया और तुम इधर इंडिया को ज्वाइन करो ठीक है विच मेंट दैट दे स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया जब जो स्टेट उस डे पे मान जाता है कि हाँ इंडिया से जुड़ना है तो भाई वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देता है Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो ज्वाइन हो गए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था और वो ज्वाइन हो गए थे इंडिया में और बहुत अच्छी बाउंड्री दिख रही थी ऐसे अच्छी बाउंड्रीज बनाई हुई थी पर जो जूनागढ़ था जो हैदराबाद था कश्मीर और मणिपुर ये चार जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर मणिपुर इन चार का अगर प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना सरदर्द था भाई इनको कैसे जोड़ ही नहीं रहे थे द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइड मतलब लोगों का वोट करके मतलब लोगों का वोटिंग करके क्योंकि जैसे वोटिंग होती है ना तो लोग क्या चाहते हैं लोग इंडिपेंडेंट खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं या लोग इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं या पाकिस्तान तो जो लोग थे उन्होंने वोटिंग दी अब जो 95% से ज़्यादा लोगों ने इंडिया में मर्ज होने के लिए वोटिंग दी तो इसलिए वो भी इंडिया में जुड़ गया ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ये तुम पढ़ोगे यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 7 कश्मीर के बारे में तुम चैप्टर 7 में पढ़ोगे जूनागढ़ से पढ़ लिया कि प्लेबिसाइड हुआ था वोटिंग के थ्रू ये भी जुड़ गया था कश्मीर तुम पढ़ोगे
ये चैप्टर 7 में मणिपुर और हैदराबाद हम इसमें पढ़ेंगे। अभी आज हम हैदराबाद पढ़ेंगे, कल हम मणिपुर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि क्या है गवर्नमेंट अप्रोच, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और ऐसा? इतना समझ में आया? डन? क्लियर? ऑल सेट? ओके। हाँ, एक और बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में देखा है किसी ने? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने के लिए, और उनका स्टैचू है गुजरात में। कौन सा था वो? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। अब आते हैं हम हैदराबाद पे। हैदराबाद, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. जो हैदराबाद था वो सराउंडेड था विद द इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद के आसपास टेरिटरी थी, जैसे आपने मैप देखोगे ना, ये मैप देखोगे तो हैदराबाद जहाँ आपको दिख रहा है हैदराबाद, वहाँ पे आसपास जैसे सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, और ये इंडिया है। तो सारे आसपास की चीजें इंडिया है और बीच में हैदराबाद, ठीक है। तो वो सराउंडेड बाय है, इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद, जो कुछ पार्ट्स है ओल्ड हैदराबाद में, वो महाराष्ट्र में है, कोई पार्ट कर्नाटका में है, कोई पार्ट आंध्र प्रदेश में। तो जो कुछ पार्ट है ओल्ड हैदराबाद का कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हाँ, तो जो हैदराबाद का रूलर था उसको हम बोलते हैं निजाम। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम। जो हैदराबाद का रूलर था वो क्या कैरी कर रहा था? इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम, and he was one of the world's richest man. वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था ये निजाम एक रूलर था हैदराबाद का। The Nizam wanted an independent status for हैदराबाद। हैदराबाद का इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था निजाम, पर जो टेरिटरी थी हैदराबाद की वो इंडिया से सराउंडेड थी, ठीक है। तो इंडिया से वो पूरी सराउंडेड थी। He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiation with Indian government were going on. मतलब ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निजाम से पूछने आए थे। हाँ, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो निजाम से पूछने आए थे कि भाई तुम क्या इंडिया में जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे, मतलब ये पूछा था कि इंडिया में जुड़ोगे क्या। तो उन्होंने बोला कि मुझे, अब उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अगर उन्हें कुछ खाना कुछ भी चाहिए, खाना पीना कुछ भी चाहिए, तो वो तो रिवर के थ्रू आएगा, और रिवर के थ्रू आएगा तो वो रिवर तो इंडिया की है, इंडिया की टेरिटरी से सराउंडेड है, और उनका पूरा वो बॉर्डर है, जो लाइन है वो इंडिया की, जो हैदराबाद है वो पूरा इंडिया की टेरिटरी से सराउंडेड है। अगर मैंने इनको मना किया तो ये कुछ भी आने से नहीं रोक देंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे कुछ टाइम दो। क्या दो? मुझे कुछ समय दो कि भाई मैं सोच के बताता हूँ। बहुत टाइम हो गया, वो मतलब उन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया, बहुत टाइम हो गया उन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया। अब जब लोगों को ये पता चला कि हम इंडिया में, मतलब उसका निजाम का जो
माइंडसेट था कि उसको पाकिस्तान में जुड़ना था, पर वो घिरा किससे था? इंडियन टेरिटरी से। ठीक है, उसको पाकिस्तान में जुड़ना था, पर वो इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। तो जैसी ये बात लोगों को पता चली कि ये इसको पाकिस्तान में जुड़ना है, पर उनको लोगों को किस में जुड़ना है? लोगों को इंडिया में मर्ज होना था। ठीक है, लोगों को इंडिया में मर्ज होना था और उसको कहा पाकिस्तान में मर्ज होना था। तो क्या हुआ? अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया में जुड़ना है, इंडिया में जुड़ना है, इंडिया में जुड़ना है। प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो जब इस निज़ाम को पता चला कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे, तो निज़ाम ने अपनी आर्मी भेजी थी। सबके पास अपनी अपनी आर्मी रहती, राजा के पास भी अपनी आर्मी रहती, सबके पास अपनी आर्मी रहती। और वो रानी लक्ष्मीबाई के पास भी अपनी आर्मी थी, ब्रिटिशर्स के पास भी अपनी आर्मी थी। तो वैसे ही निज़ाम के पास भी अपनी आर्मी थी। उनको हम बोलते थे रजाकार्स। क्या बोलते थे? रजाकार्स। ये देखो लिखा है पिंक से, रजाकार्स ऑफ द रजाकार्स ऑन द पीपल। मतलब कि उन जो निज़ाम की आर्मी थी उसको रजाकार बोलते थे, पीपल पे टूट पड़े थे। मतलब वुमेन का वो रेप कर, नॉन मुस्लिम्स का अब वो रेप कर रहे थे। ये देखो क्या लिखा है। The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakars on the people. They murdered, उनको मारा, maimed, raped and looted. मतलब उनको मर्डर किया, मार दिया, किल कर दिया, मेम्ड कर दिया, रेप किया लोगों वुमेन्स का, लूट लिया। और उन्होंने स्पेशली टारगेट किया नॉन मुस्लिम को, हिंदूज को। नॉन मुस्लिम्स को उन्होंने टारगेट किया। नॉन मुस्लिम का उन्होंने मर्डर किया, मेम्ड किया, रेप किया, लूट लिया। ठीक है, फिर जब ये जो चीज है, ये हमारी जवाहरलाल नेहरू को, जब हमारी गवर्नमेंट को जब ये पता चली कि ये चीजें हो रही है, तो उन्होंने फटाफट अपनी आर्मी भेजी और रजाकार्स को, मतलब रजाकार्स को मारने लगे। तो देखो, the central government had to order the army to tackle the situation. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको ऑर्डर दिया, मतलब उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया ये सिचुएशन को टैकल करते थे। In September 1948, Indian Army moved in the control of the Nizam's force. India Army और निज़ाम फोर्स के बीच में हुई। After a few days of intermittent फाइटिंग, मतलब अब फाइटिंग एक दो दिन के तो हुई नहीं, बहुत फ्यू डेज की फाइटिंग हुई। द निज़ाम सरेंडर्ड, निज़ाम ने बोला सरेंडर, भाई सरेंडर्ड, फुल स्टॉप। दिस लीड टू हैदराबाद एसेशन टू इंडिया। ये लीड किया हैदराबाद को इंडिया से ज्वाइन करने में। देखो कितनी सरदर्दी थी। जूनागढ़ हो गया किससे? प्लेबिसाइड से, वोटिंग के थ्रू। हैदराबाद हुआ इन सब रेप किया उन्होंने, पहले रजाकार ने रेप किया, और लूट किया, मर्डर किया, और स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चली तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन रजाकार्स पे टूट पड़ी, जो आर्मी थी वो टूट पड़ी, और फिर उसके कारण ये जो निज़ाम ने पूरा सरेंडर किया कि भाई बस बहुत हो गया। फिर हैदराबाद इंडिया में आकर जुड़ा। अब हम मणिपुर का कल पढ़ेंगे, तो बी रेडी फॉर मणिपुर टुमारो। आज रिवाइज करके आना अच्छे से, फिर से रिकैप करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो thank you for paying attention, for listening me carefully. Like, subscribe my channel, like, subscribe and share my channel. And if you have any doubt, please write in the comment below. I will solve all the problem that you have. So be working hard, start working hard, like be consistent. Consistent is the key to success. Just rock the paper. All the best. Bye.
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ूंगी, मैं वो भी करूंगी, मतलब रिप्लाई भी करूंगी भाई। हाँ ठीक है, इसका आंसर ये। तो like, subscribe my channel for more updates, and thank you for listening me peacefully. So bye. Love you all. Big heart for you. Love you all.